साथियों नमस्कार, मैं हितेंद्र चौधरी कैरियर क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड दोनों की भर्तियां जो हैं आ गई हैं। थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन जस्ट आने वाला ही है। तो साथियों उसके लिए हम लोग इस कोर्स की आज शुरुआत कर रहे हैं और ये जो कोर्स है ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और मील का पत्थर साबित होने वाला है। साथियों इसके 3-4 फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहला फैक्ट ये है कि राजस्थान के अंदर जितने भी कह सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के जो कोर्सेज हैं, मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा, बट जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी की सभी ओल्ड पैटर्न पे हैं। लेकिन मेरा जो कोर्स होने वाला है ये कोर्स है आपके लिए बिल्कुल 2024 तक का बिल्कुल अपडेट। जैसे मान लीजिए हम ILA पढ़ेंगे, इफ्ला पढ़ेंगे और भी कई सारे संस्थानों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सारी संस्थानों का 2024 से लेके 2025 तक का भी आगे तक का कौन अध्यक्ष रहने वाला है, कौन क्या रहने वाला है, तो इस तरीके से पूरा अपडेट कोर्स हम पढ़ने वाले हैं। साथियों सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मैं हितेंद्र चौधरी अभी गवर्नमेंट लाइब्रेरियन हूं और मैंने 2 बार UGC नेट क्वालिफाई कर रखा है। इसी के साथ साथ मैं 2019 से ये टीचिंग का काम लाइब्रेरी साइंस के अंदर करा रहा हूं और उसी के साथ साथ मैंने कई सारी संस्थानों में लगभग 5 से 6 संस्थानों में अपना पूरा सिलेबस करवाया है और उनमें मेरा पेड कोर्स ही चलता है। उत्कर्ष जैसे संस्थान का मैं नाम ले सकता हूं कि उसमें भी मैंने पढ़ाया है और वहां पे भी मेरा कोर्स उपलब्ध होता है। तो साथियों मैं आप लोगों की जानकारी लिए बता देता हूं कि इसी तरह से उन लोगों का जिस तरह से मेरे पे विश्वास रहा था, आप लोग भी उसी तरह से इस कैरियर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना विश्वास बना के रखें। और मैं इस चीज का बिल्कुल दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग यहां से इतना कुछ लेने वाले हो, इतना कुछ लेने वाले हो कि आप सिलेक्शन के उस पार जाने वाले हो। तो साथियों मैं आप लोगों को एक चीज यही कहना चाहूंगा कि जितना भी सिलेबस है पूरा सिलेबस हम कराने वाले हैं, जिसमें अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा ये सिलेबस हम पूरा कराने वाले हैं, जिसमें हमारी आप लोगों को पता होगा कि 5 यूनिट हैं। 5 यूनिटों के सिलेबस के बारे में आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि सिलेबस किस तरीके से राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड और राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का सिलेबस हम लोगों के लिए दिया गया है। तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि RPSC के द्वारा राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का सिलेबस जारी कर दिया गया था और जारी के साथ साथ उसी सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह रहने वाली है कि ओल्ड पेपर जो हमारे अब तक के जितने भी पेपर हो चुके हैं उन पेपरों को इस हमारा जो कोर्स तैयार होने वाला है, जो हमारा कंटेंट तैयार होने वाला है, उसमें हम ऐड कर करके आपको चीजों को देने वाले हैं। अब सुनो आगे यह है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी एक टॉपिक पूरा हो जाता है, उस टॉपिक के बाद में हमारी फैकल्टीज के द्वारा आप लोगों को उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, उस टॉपिक के ओल्ड पेपर से भी प्रश्न कराए जाएंगे, ताकि आप लोगों को यह पता चलता रहे कि किस तरीके के पेपर हमारे लिए, किस तरीके के प्रश्न आते हैं। ताकि देखो टॉपिक पढ़ा के ऑब्जेक्टिव कराने का हमें एक फायदा यह मिलता है कि हमें पता चल जाता है कि उस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं। हमें तो पता है और हम आपको बीच बीच में बताते भी चलेंगे कि किस तरीके से आपका वो रहने वाला है। तो साथियों सबसे अहम बात यह भी इस कोर्स में रहने वाली है और मैं इस कोर्स की विशेषता आप लोगों को बता देता हूं कि इस कोर्स में हर एक यूनिट का अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा जो बेस्ट से बेस्ट UGC नेट क्वालिफाई फैकल्टी हैं, जो सेम मेरी तरह कह सकते हैं कि इस तरीके से तैयार है पढ़ाने के लिए, आप लोगों को अपना 100% देने के लिए, उनके द्वारा आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें बताई जाएंगी। अब इसमें कंप्यूटर वाला जो पार्ट है वो पार्ट भी एक कंप्यूटर के विशेषज्ञ टीचर जो हैं उनका मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जब आएंगे अपना इंट्रोडक्शन खुद आपको देंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि उसका भी आपको एक पूरा अच्छा सा बिल्कुल बहुत शानदार जो है फैकल्टी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और उसको भी आप लोगों को पढ़ना है। रही बात उसके ऑटोमेशन की, तो ऑटोमेशन इसका या तो मैं करा दूंगा या सर भी अगर लगेगा सर को कंफर्टेबल तो वो भी उसको करा सकते हैं। अब सुनो आगे की बात यह है कि जैसे जैसे हम सिलेबस को कराते चलेंगे ऐसे ऐसे आप लोगों को पढ़ते चलना है। साथियों एक रणनीति मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इन 6 महीनों में
अपना 101% देके किस तरीके से आप अपना अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो सबसे मेन बात यह है कि हम सिलेबस को आज समझने वाले हैं कि किस तरीके का हमारा लाइब्रेरियन ग्रेड 2 और 3 का सिलेबस रहने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको फर्स्ट में बताई थी कि हम एक एक चीज आपको अपडेट से लेके जोड़ के चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2024 का और 2025 में क्या होने वाला है लाइब्रेरी साइंस फील्ड के अंदर, कहां कहां किस तरीके की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उन सब का आप लोगों को मैं 1 बाय 1 एक एक चीज को जोड़ के बिल्कुल लेटेस्ट चीजें बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की ओर अपन चलते हैं और सिलेबस के लिए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट। अब देखिए ये वाला जो है अपना लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का सेकंड पेपर रहने वाला है। हमारे पास दो पेपर रहेंगे, एक तो फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो रहने वाला है हमारा जीके का रहने वाला है और सेकंड पेपर जो हमारा है वो हमारा लाइब्रेरी साइंस का है, जो हम आप लोगों को पूरा कराने वाले हैं। अब इसमें बात रहती है सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले देखो यूनिट फर्स्ट, सबसे पहले आपको बता रखी है यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो यूनिट फर्स्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 5 यूनिट आप लोगों की दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं? 5 यूनिट आप लोगों की दे रखी हैं। जिन 5 यूनिटों में अगर अपन एक एवरेज लगाएं 5 × 20 करते हैं तो कितना होता है? 100 होता है। अब देखो 100 प्रश्न आप लोगों के लिए आने वाले हैं जिसमें 5 यूनिट है और 5 यूनिट मतलब एक यूनिट में से आपके लगभग बनने वाले हैं 20 प्रश्न। ये एक एवरेज निकल के आता है और 2018 वाली भर्ती में इस तरीके से कुछ हुआ भी था, ठीक है ना। एक एवरेज इस तरीके से प्रश्न आते हैं, ये नहीं कि एक यूनिट में से ही आपको पूरा मैटर दे दिया या एक में से ज्यादा दे दिया एक में से कम दे दिया, ऐसा नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आरपीएससी की सबसे खास बात क्या रहती है। आरपीएससी की सबसे खास बात यही है कि वो सिलेबस के अनुसार ही आपको पेपर देता है, टॉपिक बाय टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के लाके और आपको प्रश्न बना बना के वो देता है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 5 यूनिट है, 5 यूनिटों को 20-20 नंबर में बांटना है और 20-20 नंबर में बांट के आपको लगता है कि ये यूनिट मेरी बहुत बेहतर है तो उस यूनिट को तो बिल्कुल ऐसा कर देना है कि जैसे 20 में से 20 नंबर मेरे इसमें से आने वाले हैं। अब सुनो, देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा था पेपर नंबर सेकंड की। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 2 पेपर आपके होने वाले हैं और दोनों पेपर कितने के? 100 प्रश्नों के होने वाले हैं, मतलब 200 मार्क के होने वाले हैं, ठीक है। एक पेपर होगा आपका 200 मार्क का और एक पेपर होगा आपका 200 मार्क का। तो ऐसे करके आपका 400 का पूर्णांक बनेगा जिसमें 200 नंबर का जो है लाइब्रेरी साइंस है। 200 नंबर का कौन सा है? लाइब्रेरी साइंस है। इसके 100 प्रश्न आप लोगों के लिए आने वाले हैं। अब 100 प्रश्नों में से 5 यूनिट है और 5 यूनिटों में से एक यूनिट में से 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो उस रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी यूनिट में कैसे कैसे आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो आप सबसे पहले सिलेबस को समझिए। देखो सिलेबस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है। लेकिन एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस कोर्स की सबसे अहम और खास बात मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि जो भी लाइब्रेरी साइंस के अंदर आने वाले नए स्टूडेंट हैं उनके लिए कमाल है सर। उनके लिए कमाल इसलिए है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एकदम सरल भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में, और ऐसे आपको जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो खासकर कतई मील का पत्थर साबित होने वाला है ये कोर्स। क्योंकि मैं आप लोगों को, मुझे पता है, मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, तो मुझे पता है कि किस तरीके से हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्या चाहिए एक्चुअलिटी में। तो वो चीज मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो कोर्स की सबसे खास बात में से एक बात ये भी जुड़ती है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कोर्स साबित होने वाला है। और जो लाइब्रेरी साइंस का एल भी नहीं जानते उसको मैं बिल्कुल सिलेक्शन के दौर तक ले जाने वाला हूं, बिल्कुल सिलेक्शन तक पहुंचाने वाला हूं साथियों। ये इसकी और एक खास बात जोड़ लीजिएगा आप। अब बात करते हैं किसकी? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो पार्ट है। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई दी कि आपको 100 प्रश्न आएंगे लाइब्रेरी साइंस के, ठीक है। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो आपका 200 प्रश्न 200 नंबर बनते हैं। मान लीजिए एक यूनिट 5 यूनिट है, 5 यूनिटों में से एक यूनिट 20 नंबर की है, तो 100 प्रश्न आपके इस तरह से बनते हैं। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस को लेके देखिए दोस्तों, सिलेबस की अगर खास बात करते हैं तो सिलेबस में सबसे पहले लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूट, मतलब सामाजिक संस्था के रूप में पुस्तकालय, सामाजिक संस्थाओं में पुस्तकालयों का क्या महत्व है उसके बारे में अपन जानकारी से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे।
तो लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूट किस तरीके से होता है, एक लाइब्रेरी जो होती है कैसे होती है सोशल इंस्टीट्यूट। अब देखो भारत में पुस्तकालय का विकास, भारत में पुस्तकालयों का विकास किस तरीके से हुआ था, जैसे कि पहले किस तरीके से पुस्तकालय हुआ करते थे, पुस्तकालयों का विकास का कालक्रम किस तरीके से चलता आया, वो चीज बिल्कुल हम बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय ले लो, तक्षशिला ले लो, है ना, और अपने मठ पुस्तकालय ले लो, मस्जिद मंदिर पुस्तकालय ले लो, ये सारी तरीके के जो पुस्तकालय है वहां से आपको, जिसमें और भी अदर कंट्रीज के जैसे बेबीलोनिया ले लो, ठीक है, मिस्र वासियों का ले लो, है ना, सुमेरिया का ले लो, उन सबको वहां से आपको लेके आऊंगा, फिर आपको लाइब्रेरी साइंस के अंदर घुसाऊंगा, क्योंकि वो हिस्ट्री भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो वहां से आप लोगों को लेके आऊंगा मैं साथियों, ध्यान रखना इस बात का। तो भारत में पुस्तकालयों का विकास किस तरीके से हुआ है उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में लाइब्रेरी साइंस जो भारत में है किस तरीके से आया, कौन उसके गुरु हैं, लाइब्रेरी साइंस के जनक कौन हैं, ठीक है, भारत में शिक्षा लाइब्रेरी साइंस की कहां से शुरुआत हुई थी, ये सारी डिटेल अपनी भारत में पुस्तकालयों के विकास के अंदर आएगी, कैसे कैसे हमारी नेशनल लाइब्रेरी बनी, कैसे हमारी नेशनल लाइब्रेरी से आज डिजिटल लाइब्रेरी बन गई और डिजिटल से वर्चुअल आ गई, और मतलब हर तरीके की चीजों के बारे में हम यहाँ बताने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में पुस्तकालयों का विकास हुआ है। अब देखो अगला है विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय, जैसे हमारी लाइब्रेरी होती है बेसिकली अगर देखते हैं तो 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक तो एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल। जैसे मान लीजिए सार्वजनिक, शैक्षणिक और विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं, और अपने सार्वजनिक पुस्तकालय में ही आता है अपना नेशनल लाइब्रेरी। कई लोग ऐसा होता है कि नेशनल लाइब्रेरी को अलग करके बताते हैं कि 4 प्रकार की होती हैं, जबकि नेशनल लाइब्रेरी भी एक सार्वजनिक पुस्तकालय का भाग है दोस्तों, ध्यान रखना। तो विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय की, सार्वजनिक पुस्तकालय कैसे होते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय कैसे होते हैं और विशेष पुस्तकालय कैसे होते हैं, तो उनके बारे में भी अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि कैसे कैसे इन पुस्तकालयों का क्या क्या इन तीनों में अंतर है। जैसे मान लीजिए अपना शैक्षणिक पुस्तकालय होती है, वो किस तरीके का पुस्तकालय होता है, शैक्षणिक पुस्तकालय, उसमें बजट कहाँ से आता है, कैसे कर्मचारियों का वो रहता है, कैसे उसमें काम करने का क्या सिस्टम रहता है, ये सारी चीजें बताएंगे। ऐसे ही सार्वजनिक पुस्तकालय और ऐसे ही अपना कौन सा विशिष्ट पुस्तकालय। अब भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास देखिए, भारत के जो भारत का नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है उसका भी एक अपने आप में अलग हिस्ट्री है। उसकी हिस्ट्री की अगर अपन बात करते हैं तो उसकी हिस्ट्री में सबसे पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का नाम आता है, और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम के बाद में आता है अपना इंपीरियल लाइब्रेरी, और इंपीरियल लाइब्रेरी के बाद में हमारी बनती है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 में, ठीक है। 1936 से लेके 1948 तक का ये सफर क्या रहा, कौन कौन लाइब्रेरियन थे, कौन कौन अपने इसके कह सकते हैं कि कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ था, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कहां से इंपीरियल लाइब्रेरी में मर्ज हुई, और इंपीरियल लाइब्रेरी को कैसे कौन सा एक्ट लग के अपना कौन सा बना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना। तो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल से और बहुत शानदार तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ वाकई ही कंटेंट है और इस कंटेंट का हमें पूरा फायदा लेना चाहिए, ठीक है। देखो सीपीएल, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी, इसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर आएगा अपना कौन सा, भारत का डिजिटल पुस्तकालय, ठीक है, भारत का डिजिटल पुस्तकालय आईआईटी रुड़की, ठीक है, 19 जून 2018। ये सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूं साथियों कि किस तरीके से अपना नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, कैसे उस संस्था की स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा पुस्तकालय विज्ञान के नियम। अब पुस्तकालय विज्ञान के क्या नियम है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कह सकते हैं उसको, जो डॉक्टर एसआर रंगनाथन हमारे लाइब्रेरी साइंस के जनक कहे जाते हैं साथियों, उनके द्वारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नाम की एक पहली पुस्तक उनके द्वारा दी गई थी, और उस पुस्तक पर पूरा कह सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस टिका हुआ है दोस्तों। तो उसका क्या इतिहास रहा है, वो पूरा की पूरा इतिहास हम लोग आपको बताने वाले हैं साथियों। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम हैं और नियमों के निहितार्थ क्या है, तो इसके बारे में भी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में पूरी डिटेल से पूछे, पूरे के पूरे 5 लॉ जो है उनको हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब आता है पुस्तकालय विधान। अब देखो पुस्तकालय विधान क्या होता है, कि पुस्तकालय विधान की अपन बात करें तो देखो ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो गया, और उसके बाद में आएगा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। देखो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, पुस्तकालय विधान, पुस्तकालय कानून इनको कह सकते हैं। तो इनके बारे में भी, कैसे अपने लाइब्रेरी एक्ट है ना कैसे बने, ये सारी चीजें, पुस्तकालय संघ इनमें आते हैं, कैसे कैसे इन पुस्तकालयों का सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मद्रास से स्टार्ट हुआ था। और हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जैसे आप इन एक्टों को कहाँ देखते हैं,
RRLF की साइट पे। आप RRLF क्या है, तो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जो हमारी सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए बहुत बेहतर काम करती है। उस संस्था की अगर बात करें तो उस संस्था की वेबसाइट पर ये एक्टों की जानकारी हमें मिलती है। अब उस जानकारी में आप लोग देखेंगे कि 19 एक्ट दिए गए हैं, तो 19 ही पहले थे और 19 ही अब हैं। तो आप लोगों की जानकारी लिए बता देता हूं कि वहां से 2015 का एक एक्ट जोड़ दिया गया है जिसमें लक्षद्वीप का एक्ट हटा दिया गया है वेबसाइट से। और ये सारी जनरल बिल्कुल लेटेस्ट बातें दोस्तों, तो ये लेटेस्ट बातें आपको मैं बताऊंगा, एक एक चीज को बिल्कुल उस जानकारी से जोड़ के चलूंगा जो बहुत ही नई जानकारी है। तो पुस्तकालय विधानों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इन विधानों की भारत में आवश्यकता क्या पड़ी, क्या इनकी विशेषताएं रही, क्यों लगाते हैं हम लाइब्रेरी एक्ट, क्या फायदा होता है हमें इन पुस्तकालय विधान पुस्तकालय कानूनों से, पुस्तकालय के इन लॉ से क्या फायदा होता है, उनके लिए इनकी आवश्यकताओं के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगला है कॉपीराइट अधिनियम। अब देखो कॉपीराइट अधिनियम, जैसे मान लीजिए कोई भी बुक है, जैसे मेरी कई सारी बुक है, 5-6 बुक है, उनमें से जैसे मान लीजिए कोई भी एज इट इज मैटर को उठा के किसी और जगह पर छाप के अपना पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है, तो मैं उस पर अपना कॉपीराइट लगा सकता हूं। कॉपीराइट का मतलब ही होता है कि जैसे मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरी ही रहनी चाहिए, उसको कोई भी तोड़ फोड़ के या अलग बेस में उसको, जैसे मान लीजिए इंग्लिश की है तो उसको हिंदी में कोई ट्रांसलेट करवा के प्रोवाइड नहीं करा सकता मार्केट में, मतलब उससे इनकम नहीं ले सकता। हाँ, कॉपीराइट की कुछ छूट है, वो छूटों के बारे में और किस तरीके से इसके दंड के प्रावधान है उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, अगला है इसी में कॉपीराइट। अब इसके बाद में आता है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। अब डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट का क्या रहता है कि देखिए डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है 1954 में आया था, ये पुस्तकों के लिए आया था, लेकिन बाद में 1956 में इसमें न्यूज़पेपरों को और पत्र पत्रिकाओं को भी जोड़ दिया था, तो उसका एक अपडेट हो गया था। तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट की बात अपन पूरी तरह से करेंगे। उसके बाद में आता है बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसको IPR कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, उसके बारे में भी अपन पूरी जानकारी से पढ़ने वाले हैं कि इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का लाइब्रेरी साइंस के अंदर क्या महत्व है। फिर आते हैं पुस्तकालय संघ, जैसे मान लीजिए हमारा आता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये सारे जो लाइब्रेरी एसोसिएशन किस तरीके से बने थे, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, जैसे दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के अभी वर्तमान अध्यक्ष बने हैं KP सिंह, है ना सर, हैं वो दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो उनका पूरा अपन बताएंगे आपको किस तरीके से वो है। फिर आता है कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल के जो अपने बड़े वाले जो एसोसिएशन हैं, राजस्थान नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे इंडिया के जो एसोसिएशन है, जो महान और बिग बिग बिल्कुल बहुत बड़े वाले एसोसिएशन, जिसमें सबसे पहले नाम आता है इफ्ला का, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट जो है इफ्ला। इफ्ला का क्या इतिहास रहा, इफ्ला किस तरीके से लाइब्रेरी साइंस के अंदर काम करता है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, इस सारी जो जानकारी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। फिर आता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, फिर आता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, फिर आता है अपना आइजलिक एंड अदर ETC, मतलब इस तरीके के जो भी संघ है, RRLF भी इसमें आता है ना, ILA इसमें आता है, ALA इसमें आता है, तो ऐसे सारे जो एसोसिएशंस हैं उन एसोसिएशंस के बारे में अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और इनमें से तो प्रश्न 101% आता ही आता है, और इनमें से हर एक संघ में से 1 या 2 प्रश्न आपको 101% मिलने वाला है, ठीक है, चाहे वो इफ्ला हो चाहे वो ILA हो। ILA की अभी वर्तमान में कहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है, इफ्ला का अभी कौन वर्तमान अध्यक्ष है, ILA का वर्तमान अध्यक्ष कौन बना है ना, ये सारी डिटेल अपन पूरी जानकारी के साथ बताने वाले हैं आपको, ठीक है। ये हो गए, ये एसोसिएशन है दोस्तों, याद रखना आप लोगों को, हो सकता है आप जो नए होंगे उन लोगों को ये लगेगा कि ये इफ्ला क्या है, ये ALA क्या है, तो ये एसोसिएशन है, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल के जो एसोसिएशन है उनके बारे में। तो ये जो एसोसिएशन है इनके लिए, इनके बारे में अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि ये लाइब्रेरी साइंस फील्ड के अंदर क्या अपना वर्क कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए आइजलिक भी है, ऐसे आइटलिक भी है एक, ठीक है। फिर आता है भारत में पुस्तकालय शिक्षा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है, भारत में कैसे पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की शुरुआत कहां से हुई थी, जिसमें C लिव कहां से स्टार्ट हुआ था, D लिव कहां से हुआ था, B लिव कहां से हुआ था, M लिव, PhD, MPhil, किसको पहली PhD मिली, किसने पहला कह सकते हैं दूसरी PhD मिली, है ना, ऐसे कहां से कौन सी यूनिवर्सिटी ने ये स्टार्ट किया था, कौन से सन में स्टार्ट किया था, ये सारी डिटेल, सबसे पहले कौन WA वार्डन थे, कैसे हमारे भारत में आए, कैसे वो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय से मिले और उन्होंने फिर पुस्तकालय विज्ञान की एक शिक्षा में अलग जगाई, है ना, इस तरीके की जो है पूरी शिक्षा के बारे में, जो पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा का क्या हिस्ट्री रहा था, वो हम पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है,
अगला देखो, अगला है राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अब देखो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए काम करता है। अब सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए काम करता है तो ये जो है राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972 में आया था, है ना, स्थापना हुई थी इसकी। किस तरीके से ये जो पब्लिक लाइब्रेरी हो उनको अपना अनुदान देता है, कैसे फंड की व्यवस्था इन कह सकते हैं कि इनके लिए करवाता है, तो ये डिटेल भी अपन पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं साथियों, ठीक है। अब आता है अपना यूनिट नंबर 2। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट यूनिट जैसे मान लीजिए आपका एक कह सकते हैं कि 20 प्रश्न वर्ष में फर्स्ट यूनिट में आने वाले हैं, और सेकंड यूनिट में से आपके कितने आने वाले हैं, 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो ऐसे करके आपका हर एक पार्ट 5 यूनिट है, पांचों पार्ट एक 20 प्रश्नों का पार्ट बनता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखना है कि मेरा सबसे बेहतर पार्ट कौन सा है, और वो बेहतर पार्ट आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ना तो आपको पूरा ही है, लेकिन एक होता है ना कि ये मेरा भाई बेस्ट है, इसमें से तो मैं नंबर कटने ही नहीं दूंगा, और इसमें से मैं इतने नंबर ले आऊंगा जो एक पढ़ने वाला जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है या थोड़ा सा हाई क्वालिटी का जो स्टूडेंट होता है वो ले आएगा, इतने मैं क्षमता रखता हूं। इस तरीके की क्षमता आप लोगों को रखनी है अपने आप में, क्लियर है। तो अब देखो, अब बात आती है किसकी, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जो अपना कह सकते हैं कि सेकंड यूनिट है। आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले वाली जो भर्ती थी, वो पहले वाली भर्ती जो थी ओनली उसमें ये सेकंड यूनिट का ही पूरा सिलेबस था, इस सिलेबस पे था। लेकिन फिर भी इस सिलेबस के आउट भी प्रश्न आए थे लगभग 25 से 30, जो मैंने खुद ने वेरीफाई किए थे कि इस यूनिट के अलावा कितने प्रश्न आप लोगों के लिए आए हैं, तो कम से कम 25 से 30 प्रश्न आए थे। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट जो है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की है। अब इस यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में सबसे मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं कि यूनिवर्स, इसमें देखो मैं एक बार वैसे बता देता हूं आप लोगों को इस सिलेबस से थोड़ा हटके, कि देखो इसमें क्या है, एक तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज वाला रहेगा, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। दूसरा रहेगा इसमें सब्जेक्ट जो निर्माण की विधियां हैं, ठीक है, सब्जेक्ट निर्माण की जो विधियां हैं वो रहने वाली हैं। एक रहने वाला है इसमें, देखो एक तो हो जाए इसमें क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन एक तो होने वाला है इसमें क्लासिफिकेशन, और एक होता है इसमें कैटालॉगिंग, एक होने वाला है क्या, कैटालॉगिंग। अब देखो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को लगता है कि ये सेकंड यूनिट बहुत टफ है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि सेकंड यूनिट का मतलब ये नहीं है कि आप जो आपने डेलिस और बीलिस में जो प्रैक्टिकल किए थे उन प्रैक्टिकलों को करने यहां बैठ जाएं, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जो हमारी एग्जाम में आती हैं, कंपटीशन में किस तरीके के प्रश्न आते हैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों को ये चर्चा करनी है, ठीक है, ना कि आप लोगों को उस प्रैक्टिकल में घुसना है। प्रैक्टिकल में तो आप लोगों को कतई घुसना ही नहीं है, क्योंकि कई मतलब ऐसा है कि प्रैक्टिकल में इतना उलझा देते हैं कि भाई वो जो मेन जो है हमारा जो नंबर लाने का, नंबरिंग जो हमारी चीजें बढ़ाते हैं उनमें से आप लोगों को भटका देते हैं। तो ऐसा तो मैं कतई नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है, मुझे एहसास है कि कैसे प्रश्न आएंगे। एक एक चीज को बता दूंगा कि यहाँ से प्रश्न आने वाला है, इस यूनिट में से ये 20 प्रश्न है, ये इस तरीके से इन इन जगहों से उठने वाले हैं, वो आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, ना कि आपको वो अदर चीजें पढ़नी कि भाई आप प्रैक्टिकल ही करने बैठ जाए। प्रैक्टिकल कतई नहीं करना, आपका कोई थ्योरी का एग्जाम नहीं है ये आपका कंपटीशन एग्जाम है, और कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बेहतर तरीके से बताने वाला हूं, क्लियर है। अब देखो क्लासिफिकेशन की दो स्कीम है, दो स्कीमों में मेन जो स्कीम है, मेन बता रहा हूं, मेन दो स्कीम है। एक तो है अपनी कौन सी, एक तो है अपनी कौन सी सीसी, और एक है अपनी डीडीसी। एक तो सीसी है, एक डीडीसी है, और एक यूडीसी को भी ले लीजिए आप। तो ये जो है 3 स्कीम चलेंगी अपनी क्लासिफिकेशन की। अब ये क्लासिफिकेशन की स्कीम क्या होती है, तो ये दोस्तों ये क्या होती है, इनमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी कोई भी लाइब्रेरी होती है, तो उस लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं उन बुक्स का हमें क्लासिफिकेशन तो करना होता है ना। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए इन विधियों को यूज लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो विधि है हमारे डॉक्टर एसआर रंगनाथन की है, ठीक है, ये हमारी विधि है किसकी, मेल्विन डेवी की है, ठीक है। ऐसे ही हमारी इसी विधि से निकल के आई है ये विधि, ठीक है, हेनरी ऑफ फॉन्टेन और पॉल अल्टलेट के द्वारा। तो ऐसे इन तीनों विधियों के बारे में पूरी फुल डिटेल के साथ अपन चर्चा करने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम को लेके, ना कि प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके। तो जोड़ेंगे प्रैक्टिकल को भी उससे, लेकिन बताएंगे वो चीज जो हाँ की वास्तविक रूप से ये आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन का मतलब आप समझ गए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन जो हमारी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है उसमें बुक्स होती है, उन बुक्सों का क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं, तो उनके लिए हम विधियों का यूज लेते हैं, और विधियों के नाम है ये, ठीक है। कॉलन क्लासिफिकेशन है ना, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये सब क्या है, ये क्लासिफिकेशन की स्कीम है। अब क्लासिफिकेशन के बाद में एक काम और होता है जिसको बोलते हैं हम कैटालॉगिंग। और कैटालॉगिंग में देखो एक सीसीसी होती है और एक एएसीआर2 होता है।
एक होता है AACR2। तो दो विधि हैं जो हमारी दोनों विधियों का यूज लेते हैं हम किसमें, कैटालॉगिंग में। अब कैटालॉगिंग में देखो क्लासिफाइड कैटालॉग कोड होता है और एग्लो अमेरिकन कैटालॉग कोड ये होता है, ठीक है, दोनों होती हैं, ठीक है। अब इन दोनों की अपन बात करें कैटालॉग के लिए, तो इनका देखो जैसे ये भी हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा बनाई है और ये कई सारी संस्थाओं को लेके बनाया गया। अब इसमें एक देसी बात करें तो नॉर्मली देखो ये हमारे भाई भारत देश की है और ये हमारे भारत देश की है। सीसी हमारे रंगनाथन की है और सीसीसी भी हमारे रंगनाथन की है। सीसी क्लासिफिकेशन के लिए है और सीसीसी किसके लिए, कैटालॉगिंग के लिए। और बाकी फिर ये मेलविन डेवी की है और ये उसका अपडेट है और ये कह सकते हैं अपना AACR2 कई सारी संस्थाओं को लेकर बनाया गया है। सबसे पहले अपना क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन के लिए विधियां यूज ली जाती है और इन विधियों को यूज लेने के बाद में फिर कैटालॉगिंग होता है, बुक्स को कैटलॉग कार्ड बनते हैं, ठीक है, कैटलॉग कार्ड बनते हैं। उन कार्डों की जो साइज होती है आप लोगों को मैं बताऊंगा आगे, जो डिटेल होगा वो पढ़ाऊंगा कि इस तरीके का कैटलॉग कार्ड होता है, उसका कार्ड किस तरीके से कौन सी विधि से बनाया जाएगा। तो एक तो CCC से बनाया जाएगा और एक AACR2 से बनाया जाएगा। वो चीजें हम डिटेल से पढ़ने पाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे इन चीजों को। तो ये एक बेसिक कह सकते हैं। फिर उसके बाद में आएगा अपना कोई भी अपने एक दो आएगी शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, मतलब सब्जेक्ट हेडिंग की है ये, है ना। एक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, ये दो सब्जेक्ट हेडिंग की विधियां हैं, ये भी हम इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो इस सिलेबस की इस यूनिट की मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, है ना, मोड्स ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट निर्माण की विधियां हैं वो, एक अपना ये CCC, एक क्लासिफिकेशन, एक कैटलॉगिंग, और क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग की भी पूरी डिटेल। ऐसे नहीं कि ये विधियां ही पढ़ानी है, इन विधियों के अलावा भी विधियां हैं, इनके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सारी चीजें हमको पढ़ के चलनी है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके। अब देखो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की अपन बात करें तो देखो सबसे पहले परिभाषा, इसके उद्देश्य, इसके गुण किस तरीके से रहने वाले हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के, कैसे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का विकास हुआ। आपको पता है कि दिन पर दिन नई नई सब्जेक्टें बन रही हैं, तो नई नई सब्जेक्टों को बनाने के लिए कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में अरेंज तो करना पड़ेगा, और अरेंज करने के लिए कोई ना कोई क्लासिफिकेशन स्कीम तो यूज लेनी पड़ेगी, और उस क्लासिफिकेशन स्कीम को यूज लेने के लिए कोई ना कोई अपन को कोड चाहिए, और कोड किससे बनेंगे, कौन क्लासिफिकेशन स्कीमों से बनेंगे। तो ये इसकी परिभाषा, इसके उद्देश्य और इसके गुणों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद में बात करते हैं किसकी, विषय के गठन और तरीके, विभिन्न प्रकार की विषय निर्माण की जो विधियां हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, विषय निर्माण की विधियों के बारे में। अब विषय निर्माण की विधियां क्या होती हैं, तो दोस्तों डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा विषय निर्माण की विधियों के बारे में बताया है। वो एक विधि की कैसे सब्जेक्टों का निर्माण अपन लाइब्रेरी साइंस के अंदर कर सकते हैं, उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, कौन सी सब्जेक्ट किस तरीके से बनी, वो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। फिर आएगा वर्गीकरण की विभिन्न योजनाएं। मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण की विभिन्न योजनाएं, ठीक है, मैच किए गए विषयों को ब्रह्मांड, वर्गीकरण के मानक सिद्धांत, वर्गीकरण के सिद्धांत भी होते हैं तो वो सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, और इनके अनुप्रयोग, ज्ञान संगठन के तरीके, पुस्तकालय वर्गीकरण के मानक, पुस्तकालय विभाजन, सूचकांक, योजना और डिजाइन और विकास, पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत, और पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा, उसकी आवश्यकता, उसके उद्देश्य। जैसे सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए मान लीजिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि उसकी परिभाषाएं क्या क्या रही हैं, कैसे कैसे उसकी परिभाषाएं किस किस वैज्ञानिक ने, किस किस विद्वान ने अपने हिसाब से दी। उसके बाद में पढ़ने वाले हैं उसके सिद्धांतों को, कैसे सिद्धांत उसके आए, कैसे वर्गीकरण के लिए सिद्धांत यूज किए जाते हैं, इन सारी चीजों को डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। अगला है अपना क्या, अगला इसी सिलेबस में देखो वर्गीकरण के मानक, योजनाएं और उनकी विशेषताएं। वो योजनाओं में जैसे सीसी है तो सीसी में देखो PMEST पढ़ेंगे सबसे पहले, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम की ये क्या मैटर है, क्या चीज है, इसके बारे में अपन जानकारी से पढ़ेंगे सीसी के बारे में। इसी में देखो कॉमन आइसोलेट आता है, इसमें फेज रिलेशन आता है और कई चीजें आती है, तो सीसी का भी एक विस्तृत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सीसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीडीसी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसी और डीडीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में यूडीसी है, क्योंकि ये तीनों विषय निर्माण की सॉरी क्लासिफिकेशन की जो स्कीम है, ये तीनों क्लासिफिकेशन की स्कीम तो हमें बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, इसमें डीडीसी और यूडीसी और सीसी इनका। अब फिर आएगा अंकन। अब अंकन क्या होता है, अंकन की बात करें तो दोस्तों नोटेशन, नोटेशन क्या होता है कि नोटेशन जैसे मान लीजिए कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम की हम कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम का हम यूज कर रहे हैं, तो यूज करने के लिए क्या होगा, कोई ना कोई अंकन की आवश्यकता होगी ना। जैसे मान लीजिए अल्फाबेट ले लो, अपनी गिनती ले लो, है ना, कोई भी चिन्ह ले लो, उनको क्या कहेंगे अपन, अंकन कहेंगे। तो अंकन की आवश्यकता हमारे वर्गीकरण में क्यों पड़ी, उसके लिए वहां बात चलेगी कि अंकन की आवश्यकता, उसके कार्य, उसकी विशेषता है। फिर आएगा अपना विषय वर्गीकरण, फिर उसके बाद में आता है विषय वर्गीकरण, और उसके बाद में उसके सिद्धांत और उसके कह सकते हैं वर्गीकरण का रुझान। फिर आएगा ग्रंथ सूची विवरण और कैटलॉग, फिर आएगा कैटलॉग आ जाएगा। तो कैटलॉग की भी वही परिभाषा पढ़ेंगे पहले, कैटलॉग परिभाषा, उसकी आवश्यकता, उसके उद्देश्य क्या है, फिर उसकी संरचना और उसके प्रकार, फिर कैटलॉग और कैटलॉगिंग कोड का संक्षिप्त परिचय। अब कैटलॉगिंग कोड में क्या आएगा, एक तो CCC और एक AACR2।
अब पुस्तकालय सूची का स्वरूप, कि एक पुस्तकालय सूची होती है, उस सूची का स्वरूप कैसे होता है, कैसे उसकी हिस्ट्री रही, उसका आंतरिक स्वरूप क्या है, उसका बाह्य स्वरूप क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक तो हो गया सीसीसी और ये हो गया AACR2 है, AACR2, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इनके नियम, कैटलॉगिंग के मानक सिद्धांत, दस्तावेज विवरण के अभ्यास के सिद्धांत, अवलोकन और मानकीकरण में वर्तमान समान। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे मार्क, CCF, RDA और उसके विवरण विषय। जैसे देखो, जैसे कैटलॉग की जो स्कीम होती है CCC और AACR2, उन्हीं से संबंध रखते हैं अपने कौन से मार्क, CCF और RDA, ठीक है। मार्क, CCF और RDA अपना AACR2 का ही एक लेटेस्ट कह सकते हैं कि वर्जन कह सकते हैं इसको, RDA को 2010 में आया था ये। और उसके बाद में विषय, शीर्षक, सूची और उनकी विशेषताएं। फिर आएगा अपना कौन सा, श्रृंखला प्रक्रिया, कौन सी, ये कौन सी है, ये आएगी विषय शीर्षक सूचियां। विषय शीर्षक बनाने के लिए कोई भी अपने विषय होता है, उस विषय का टाइटल बनाने के लिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर कौन सी चीजों का यूज किया जाता है, तो उनकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले एक तो आती है श्रृंखला प्रक्रिया, जो हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दी गई थी। और ऐसे ही कई प्रक्रियाएं आती हैं जिसमें नाम ले सकते हैं अपन, देखो इसमें शायद दी नहीं है, ये दी है, देखो विषय शीर्षकों की, जैसे मैंने आपको बताया था। एक तो आती है कौन सी, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, और एक आती है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, और एक अपनी आती है श्रृंखला प्रक्रिया। तो तीनों के बारे में अपन पूरी डिटेल से, लेटेस्ट इसका कौन सा एडिशन चल रहा है, कौन सी किस तरीके के एडिशन आने वाले हैं, ये हम एक एक चीज को डिटेल से आप लोगों के लिए बताने वाले हैं। क्लियर है, चलिए। अब आती है आपकी यूनिट 3। अब देखो, 2 यूनिट आपकी हो चुकी हैं। जैसे मान लीजिए पहली यूनिट हमारी कौन सी हो गई, एक अपनी बेसिक जो कह सकते हैं पूरी क्या हिस्ट्री रही है, क्या नेशनल लाइब्रेरी, क्या शैक्षणिक लाइब्रेरी, क्या पुस्तकालय, किस तरीके से उसकी पुस्तकालय की शिक्षा। दूसरी अपनी हो गई थी कौन सी, अपना यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और विषय निर्माण की विधियां, और ये सारी डिटेल आ गई दूसरी यूनिट में। अब तीसरी यूनिट किस चीज की होने वाली है, तीसरी यूनिट होने वाली है आपकी सूचना के स्रोतों की, कि जो हमारे लाइब्रेरी साइंस के अंदर सूचना के कुछ स्रोत होते हैं, उनकी जानकारी अपन किस तरीके से, अब एक लाइब्रेरी साइंस में क्या उनका यूज होता है, सॉरी लाइब्रेरी में। तो पुस्तकालय जो सूचना के स्रोत हैं उनके प्रकार क्या हैं, ठीक है। उनके सबसे पहले टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री प्रकार के कैसे होते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री प्रकार के कौन कौन से होते हैं। फिर उसी के साथ साथ अपन पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जैसे मान लीजिए हमारे कह सकते हैं कि कौन से टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं। अब उसका भी अलग अलग, जैसे मान लीजिए हमारे ग्रोगन जी के द्वारा बताया गया था कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 प्रकार के होते हैं, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही अपना डॉक्टर SR रंगनाथन ने 4 प्रकार के बताया था, हेंसन ने 2 प्रकार के बताए थे। तो वो पूरी डिटेल आपको किस किस तरीके से किसने कैसे बांटा था, और सूचना के स्रोतों को। सूचना के स्रोत क्या होते हैं, जो हमारी लाइब्रेरी साइंस में बुक होती है, सॉरी लाइब्रेरी में बुक होती है। अब लाइब्रेरी में जो बुक होती है उनका कैसे अपन क्लासिफाइड करके चलते हैं, वो चीजें अपन बताने वाले हैं। और उनका कह सकते हैं कि देखो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोत, फिर सूचना स्रोतों का मूल्यांकन, मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं, जिसमें ई संसाधनों की क्या आवश्यकता होती है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, ई बुक्स कैसी हैं, ई जर्नल्स कैसे होते हैं, डेटाबेस कैसे होते हैं, इनके बारे में भी अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, कि हमारी लाइब्रेरी के अंदर ई बुक्स का, ई जर्नल्स का, ई जर्नल्स, ई बुक्स क्या, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स जो हमारे प्रिंट फॉर्म में नहीं होते हैं, उनको ये चीजें बोली जाती है। तो उनका भी हमारी लाइब्रेरी के अंदर क्या महत्व है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। अब आएगा अपना कौन सा, संदर्भ सेवा की आवश्यकता, अवधारणा और आवश्यकता, उसके प्रकार, उसकी कह सकते हैं कि शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज, कह सकते हैं कि जैसे देखो डॉक्टर SR रंगनाथन है संदर्भ सेवा के बारे में, एक तो सूचना के स्रोत, दूसरा संदर्भ सेवा। अब संदर्भ सेवा में क्या आएगा, संदर्भ सेवा का मतलब ये होता है कि लाइब्रेरी के अंदर कोई भी यूजर आता है, उसको अपन किस तरीके से बुक्स देते हैं, कैसे उसको बुक्स देके सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है ना। तो उसकी भी डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा 2 विधियां बताई थी, जिसमें कह सकते हैं शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज, ठीक है। ये हिंदी में थोड़ा ऐसा ही है कि छोटी दूरी और बड़ी दूरी, जबकि कह सकते हैं इसको आप इंग्लिश में याद करना कि शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, ठीक है। तो उनके बारे में भी अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अब इसमें संदर्भ लाइब्रेरियन जो होता है, उसकी क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होती हैं, उसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, बड़ी लाइब्रेरी जो होती है, बड़ी लाइब्रेरियों में ऐसा नहीं है कि एक लाइब्रेरियन बैठा दिया और बस बात खत्म, स्कूलों की तरह, ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे उसी लाइब्रेरी के अंदर, रीडिंग रूम अलग होता है, रेफरेंस रूम अलग होता है, ठीक है, कैटालॉगर अलग रहता है, क्लासीफाइड अलग रहता है, एक्सेशन नंबर वाला अलग रहता है, संदर्भ लाइब्रेरियन अलग रहता है। ऐसे बहुत बड़ी लाइब्रेरी में ये काम होते हैं, ठीक है ना।
चलिए फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नीड इंफॉर्मेशन सर्विस। इनका क्या मतलब, सूचना सेवाओं की आवश्यकता, अवधारणा और आवश्यकता और दस्तावेज विवरण, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज वितरण, अंतर पुस्तकालय ऋण, ठीक है, इंटर लाइब्रेरी लोन, इंटर लाइब्रेरी लोन, सार और अनुक्रम मतलब एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्सिंग, और इन इंडेक्सिंग सेवाओं की ट्रांसलेट अनुवाद सेवा, साहित्य खोज, अपनी कह सकते हैं चेतावनी सेवाएं मतलब अलर्टिंग सर्विस, जिसमें सीएस और एचडीआई आती हैं। अलर्टिंग सर्विस में सीएस और एचडीआई आते हैं, करंट अवेयरनेस सर्विस और अपना सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन सर्विस जो है, ये दोनों आती हैं किसमें, अलर्टिंग सर्विस में। तो ये देखो अलर्टिंग सर्विस है, इसमें सीएस और एचडीआई आते हैं। तो इनके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं कि ये सेवाएं कैसी होती है। जैसे मान लीजिए सीधी सी बात है कि हमारी लाइब्रेरी में कोई यूजर आता है, उसको हम यदि करंट मतलब जैसे कोई पूछता है कि भाई एक नॉर्मल सा सवाल जो दो टोकों के, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो इसमें बता देगा, तो वो किस में आएगी, करंट अवेयरनेस सर्विस में आएगी, ठीक है ना। तो ये जो सर्विस है इनको बोलते हैं अपन करंट अवेयरनेस सर्विस, जो हाल फिलहाल में दे दी जाती है ना, उनको बोलते हैं। पर एचडीआई में क्या होता है कि ये एक पूरा एक कह सकते हैं सिस्टम बनता है इसका, जैसे यूजर प्रोफाइल बनती है, फिर है ना बुक की प्रोफाइल बनती है, उन दोनों को मैच कराया जाता है, फिर उस यूजर को नोटिफिकेशन दिया जाता है। इस तरीके की ये सेवा है एचडीआई। इसके बारे में पूरी डिटेल से अपन चर्चा करने वाले हैं और एक इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है ये, इसमें से प्रश्न आता ही आता है। फिर आएगा पुस्तकालय संसाधन साझाकरण, मतलब जो लाइब्रेरी की रिसोर्स शेयरिंग जो है, उसके बाद में लाइब्रेरी नेटवर्क। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग का मतलब यही होता है कि लाइब्रेरी के अंदर कोई पाठक आता है और पाठक यदि उस लाइब्रेरी में उस बुक को नहीं पाता है, या उस बुक्स में कह सकते हो कि उसमें बुक नहीं होती है, तो क्या होता है, उसमें बुक नहीं होती है तो क्या होता है कि वो और किसी से बुक मंगा के फिर उस पाठक को संतुष्ट करता है। तो ये इस तरीके का रहने वाला है, उसको बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। इंटर लाइब्रेरी लोन की तरह ही होता है कि जैसे मान लीजिए किसी से हम इंटर लाइब्रेरी मतलब किसी दूसरी लाइब्रेरी से हम किसी पुस्तक को उधार लेके और इस तरीके से बना दें, तो उसको इंटर लाइब्रेरी लोन कहा जाता है। फिर उसके बाद में बात आती है किसकी, फिर उसके बाद में बात आती है लाइब्रेरी नेटवर्क की, कि लाइब्रेरी के नेटवर्क क्या क्या है, फिर उनके कॉन्सेप्ट और उनके पर्पज, फिर उनका नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव। अब देखो पुस्तकालय संसाधन साझाकरण, पुस्तकालय नेटवर्क, उनकी संकल्पना, उद्देश्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहल, जिसमें देखो इनफ्लिप नेट आता है, डेल नेट आता है, ओसीसी आता है। जैसे मान लीजिए इनफ्लिप नेट क्या है, इनफ्लिप नेट, ओसीएलसी और अपना डेल नेट, ये जो है ये लाइब्रेरी के नेटवर्क है एक बहुत बड़े लेवल पर। जैसे कह सकते हैं कि ये तो पूरा किस पे है, ये तो अपन कह सकते हैं कि पूरा किस पे है, ये पूरा की पूरा अपना एक विश्व लेवल पर है। ये भी अपना कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा भारत का सबसे बड़ा एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, कौन सा, इनफ्लिप नेट। ऐसे ही अपना दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क है जो है, ये इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है, ठीक है। ये है अपना इस तरीके से ओसीएलसी भी है। तो इनके बारे में भी बहुत डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने वाले हैं। और इनमें से मैं कह रहा हूँ 101% का मतलब आएगा, ये तो खैर कंफर्म ही है। तो इनमें से कम ये मान लो कि कम से कम 3 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न आपको इन तीनों में से ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि इस यूनिट में सबसे अहम बात किस जगह पे हो रही है, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं, ये सारी डिटेल में आपको बताता चलूंगा। क्लियर है। अगला है चौथी यूनिट। अब चौथी यूनिट किसकी आएगी, आपकी मैनेजमेंट की। अब देखो चौथी यूनिट जो है आपकी मैनेजमेंट की आने वाली है, कि मैनेजमेंट लाइब्रेरी में किस तरीके से कर सकते हैं। आपको मैंने तीनों यूनिट के बारे में बता दिया। पहली यूनिट आपकी हो गई बेसिक, दूसरी यूनिट हो गई आपकी किसकी, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की, तीसरी यूनिट हो गई आपकी किसकी, रेफरेंस सोर्स और रेफरेंस सर्विस की, और चौथी यूनिट आ जाएगी आपकी किसकी, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट एक लाइब्रेरी साइंस के अंदर लाइब्रेरी का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसमें प्रबंधन की संकल्पना, उसकी परिभाषाएं और उसका दायरा, पुस्तकालय में प्रबंधन के कार्य क्या रहते हैं, उसके सिद्धांत क्या रहते हैं, पुस्तकालय संचालन चयन, उसकी अधिग्रहण, संग्रह, निर्माण, विकास, तकनीक और उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के सिस्टम, सीरियल नियंत्रण, स्टॉक वेरिफिकेशन, उसकी बीडिंग आउट, ये क्या रहती हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो सबसे पहले देखो ये बीडिंग आउट क्या होता है। बीडिंग आउट का मतलब ये होता है कि कोई भी पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, यदि वो कोई यूज के लिए नहीं होती हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है, तो उसको बीडिंग आउट कहा जाता है, ठीक है ना। स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन जैसे मान लीजिए कि हमारी लाइब्रेरी के अंदर पर ईयर जैसे कम किताब है तो पर ईयर, और यदि ज्यादा किताब है तो 2 साल में, और बहुत ज्यादा किताब है तो कितने, 3 साल में। इस तरीके से स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है। अब स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि हम पूरी पुस्तकों को एक बार जांच लेते हैं कि कोई पुस्तक कम तो नहीं है, और कम पढ़ती है तो उसके भी रूल होते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 साल में अब हम 5 पुस्तकें अगर खो जाती है तो नॉर्मल बताते हैं, लेकिन यदि 5 से ज्यादा खो जाती है तो उसका फिर आप पे एक लाइब्रेरियन पर फाइन लगता है,
ठीक है ना, तो वो इसके लिए स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। अब आते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि लाइब्रेरी के अंदर पुस्तक का इशू और पुस्तक का रिटर्न, तो उसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इस तरीके की इशू रिटर्न की कई पद्धतियां, नेबार्क है ना, ब्राउन है, वो सारी अपन जैसे कह सकते हैं कोडेक्स टाइप उसमें पढ़ लेंगे। तो ये सारी विधियां अपन पढ़ने वाले हैं उसमें, क्लियर है। चलिए फिर आता है लाइब्रेरी अथॉरिटी, जिसमें पुस्तकालय प्राधिकरण और अपना कह सकते हैं उसकी समितियां। अब लाइब्रेरी अथॉरिटी क्या है, उसकी समितियां क्या है, कैसे कैसे लाइब्रेरी समितियों का निर्माण हुआ, कैसे कैसे लाइब्रेरी साइंस के अंदर इन चीजों का एक बेस बना, है ना, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। फिर पुस्तकालय के कार्मिक, जिसके कार्य विवरण, उसका विश्लेषण, उसकी कार्य संतुष्टि और उनका मूल्यांकन, मतलब जॉब सेटिस्फिकेशन, जॉब एवुलेशंस और लाइब्रेरी इसमें कह सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब एनालिसिस, इनके बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि कैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट अगर करते हैं तो कैसे अपन लाइब्रेरी के मैनेजमेंट में इन चीज़ों का महत्व है, ठीक है ना। बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, सच में इतना अच्छा लगेगा आप लोगों को कि हाँ वाकई मतलब हम लोग यहाँ आए तो हमें लगा कि हाँ चीज़ें हमें मिली, है ना, एक एक चीज को, और मैं मतलब इतना मैटर आप लोगों को दे दूंगा कि आप लोग खुद कहेंगे कि इतना मैटर बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। बहुत चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ दोस्तों। अगला है, इसमें कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधन, वित्त, वित्तीय और बजट अनुमान के स्रोत, बजट बनाने की तकनीक, ये सारी चीजें जैसे मान लीजिए बजट बनाने की तकनीक, जैसे हमारे बजट बनाने की बहुत सारी तकनीकें होती हैं, लाइब्रेरी के अंदर नहीं, ये सारी चीजों में ही अप्लाई होती हैं, लेकिन हम लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने वाले हैं कि कैसे उसका वित्त का मतलब उसका फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है, कौन सी संस्था किस तरीके से हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक हमें मतलब हिस्सा बनने वाली है, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्या उनके सोर्स हैं फाइनेंस, उनका फाइनेंशियल बजट का कैसे करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, ये चीज़ें बताएंगे। फिर हमें पुस्तकालय भवन क्या है, पुस्तकालय के नियम क्या है, पुस्तकालय की स्टैटिक्स सांख्यिकी क्या है, वार्षिक रिपोर्ट क्या है, उसकी सामग्री और उसके रखरखाव का संरक्षण का उसका संरक्षण क्या है। तो इस तरीके से मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यही है कि जैसे देखिए पुस्तकालय भवन है, बिल्डिंग का निर्माण कैसे करें, मान लीजिए नया पुस्तकालय बनाने जा रहे हो तो किस तरीके से बिल्डिंग एल टाइप की रहने वाली है, यू टाइप की रहने वाली है, एच आकृति की रहने वाली है, उसका भीतर का मैनेजमेंट किस तरीके से रहने वाला है, कितनी साइज होती है, सारी चीजें हम इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और उसके क्या उसकी सांख्यिकी रहती है, क्या उसकी वार्षिक रिपोर्ट दी जाती है, कैसे एक पुस्तकालय का संरक्षण किया जाता है दोस्तों, है ना, संरक्षण करना भी तो जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमारे पुस्तकालय में कई बार देखते हैं आप दीमक लग जाती है भाई, आंधी भी आ जाए तो भाई पुस्तकों का बिखराव हो जाता है, कह सकते हैं कि कभी भविष्य में कोई ऐसा ऐसा हो जाता है कि भाई आग भी लग सकती है, तो उन चीजों के बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े जो भी है, पानी, हवा, वायु, ये जो भी चीजें होती है ना, इन चीजों से कैसे हम एक लाइब्रेरी साइंस में एक लाइब्रेरी का बचाव कर सकते हैं, उसके लिए अपन मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे उसका क्या विधि रहती है, उनका हम कैसे रखरखाव कर सकते हैं, इसके बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अगली यूनिट आती है हमारी 5वें नंबर की यूनिट, जो हमारे कंप्यूटर की होती है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की जो यूनिट है, ये यूनिट भी आपको बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपको हमारे जो सर हैं, बहुत बहुत अच्छे सर हैं, वो बहुत अच्छे से आप लोगों को कराने मतलब वाले हैं, तो उनका भी आप कह सकते हैं कि यहाँ 5वीं जो यूनिट है, ये भी आपके 20 प्रश्न आने वाले हैं कंप्यूटर के, याद रखना। और इससे डरने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई कंप्यूटर से उनको डर लगता है, लेकिन बहुत बेसिक चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं बताने वाला हूँ अभी कि कौन सी चीजें हैं जो थोड़ी अलग हैं, तो एक बार देख लेते हैं उनको। अब देखो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनके बारे में कौन नहीं जानता होगा यार। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, उसका वर्गीकरण, सुपर कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मानकों में कंप्यूटर, डिजिटल और एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर, है ना, एनालॉग कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू, उसकी मेमोरी क्या रहती है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, कैसे मेमोरी, है ना, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसका कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एम एस विंडो, लाइनक्स, बुनियादी विशेषताओं को अपन कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अवधारणा और उसके प्रकार, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, तो नॉर्मल अपन पढ़ते ही हैं, ठीक है। आपने कभी RSCIT का भी कोर्स किया होगा तो उसमें भी नॉर्मली आते ही हैं ये चीजें, तो इसमें तो ऐसा कोई घबराने वाली बात है नहीं, मुझे दिखी नहीं। फिर इसमें जो चीजें मैं आएंगी थोड़ी अलग है वो मैं बताने वाला हूँ। देखो जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये है थोड़ा, इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ। देखो 2018 में जो एग्जाम हुआ था, 2018 में लाइब्रेरियन की जो पोस्ट थी, वो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी में भी कंप्यूटर का था, उसमें भी आपकी 5 यूनिट थी। लेकिन 2022 में ये 5 यूनिट हटा के मैंने आपको बताया था ना कि सेकेंड यूनिट का पूरा वो कर दिया था, तो 2022 में सिर्फ इसकी सेकेंड यूनिट हुआ करती है।
लेकिन वो अब दोबारा से वही 2018 का, दोबारा से इस 2018 का ही पैटर्न आप लोगों के लिए कर दिया है। तो 2018 में जो कंप्यूटर का सिलेबस था उसमें ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। देखो आप लोगों को मैं कहता हूँ प्राइवेट जॉब के लिए भी कभी लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियन बनना होगा ना, तो प्राइवेट जॉब में आपको कंप्यूटर का बड़ा मतलब विशेष कह सकते हैं कि अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब ये एम एक्स एक्सेल हुआ है ना, एम एस पावर पॉइंट हुआ, एम एस वर्ड हुआ, इन सब की जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। आपको एक्सेल शीट पर कैसे बुक का कह सकते हैं अरेंजमेंट किया जाता है, कैसे बुकों की एंट्री की जाती है, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब आपको एक कह सकते हैं कि बेहतर लाइब्रेरियन बनना होता है। अब इसमें सॉफ्टवेयर एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली हैं। अब आएगा टेली कम्युनिकेशन। अब टेली कम्युनिकेशन की नीड, उसकी पर्पज, उसके टाइप क्या रहने वाले हैं, है ना, टेली कम्युनिकेशन। तो ये टॉपिक और ये टॉपिक ये अभी 2018 से थोड़ा डिफरेंट इसमें 2024 वाली भर्ती में बने हैं, तो इनको तो आप थोड़ा अच्छे से देखना। ये कम्युनिकेशन का है और कम्युनिकेशन में ईमेल आता है और अपना टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेब पोर्टल और सोशल नेटवर्किंग और टूल्स, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली है, ठीक है ना। तो ये जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला थोड़ा समझने वाला पार्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना होगा, तब आपकी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। अब आएगा नेटवर्क कॉन्सेप्ट। अब नेटवर्क में देखो, नेटवर्क की अवधारणा, उसकी घटक, उसकी टोपोलॉजी, उसके प्रकार, उसके पान, लैन, वैन, मैन, मतलब उसके लोकल एरिया नेटवर्क, उसका मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, उसका वाइड एरिया नेटवर्क, इन जो नेटवर्क के प्रकार हैं उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। हाँ ये सिंपल कह सकते हैं इसको, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। अब आएगा इंटरनेट परिभाषा, उसकी उत्पत्ति, उसकी आवश्यकता, उद्देश्य, इंटरनेट सेवा, पुस्तकालय गतिविधि सेवा और उसमें इंटरनेट की उपयोग। मतलब इंटरनेट की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के बाद मतलब कह सकते हैं कि इंटरनेट कैसे, इंटरनेट की उत्पत्ति हुई, कौन इसके जनक कहे जाते हैं, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या है, क्या उसके उद्देश्य है ना, इन चीज़ों के बारे में अपन। अब उसके बाद में एक लाइब्रेरी साइंस का इसमें अब यहाँ पार्ट आता है, ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट जो ऊपर ऊपर का जितना भी पार्ट था, ये वाला पार्ट अपना कंप्यूटर साइंस का था, लेकिन कंप्यूटर साइंस के साथ जोड़ के इस लाइब्रेरी साइंस के पार्ट को रखा है, जिसको नाम देते हैं अपन लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पुस्तकालय स्वचालन। उसमें क्या आता है, उसमें लाइब्रेरी साइंस का जो कंप्यूटर का यूज कैसे होता है, कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जो लाइब्रेरी साइंस में उपयोग होते हैं, जो लाइब्रेरी के लिए उपयोगी होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जिसमें देखो पुस्तकालय स्वचालन की परिभाषा, उसकी आवश्यकता, उसके उद्देश्य, उसका संचालन और कंप्यूटर में उसका प्रयोग। अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन में देखो ये हो गई अपना डेफिनेशन, नीड, पर्पज, एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी ऑपरेटर्स, ठीक है। अब आएगा पुस्तकालय स्वचालन की परिभाषा, आवश्यकता, उद्देश्य और संचालन, कंप्यूटर के अनुप्रयोग। अब देखो इसमें बेसिक बेसिक फीचर्स, जैसे पुस्तकालय एवं सूचना प्रबंधन सॉफ्टवेयर की बुनियादी विशेषताएं, जिसमें मॉड्यूल। अब इसमें देखो सॉफ्टवेयर सॉल्व 3.0 बिल्कुल लेटेस्ट दिया है। ई ग्रंथालय एक सॉफ्टवेयर है बिल्कुल लेटेस्ट, जो अभी देखो वर्तमान में ये 2021 में आया है, 2021 में आया है ये वाला, ठीक है ना, 2021 में आया है, तीसरा आ गया है इसका। अब इसका ये देखो, इसका भी 4 पॉइंट कह सकते हैं कि 0 आ गया है। तो ऐसे ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले आपको दिए गए हैं, है ना। इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इन सॉफ्टवेयरों को डिटेल से कैसे पढ़ना है, इनके अलावा भी क्या क्या सॉफ्टवेयर है, जैसे सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इसको कहते हैं, और इनफ्लिपनेट का ये सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही ग्रंथालय है। तो इनका अभी जो है इसका अपडेट वर्जन 2021 का है। तो ऐसे ही अपन को पूरा डिटेल इसका पढ़ने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो ऐसे करके हमारा जो है कह सकते हैं कि ये पूरा के पूरा ये जो है आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये 5 यूनिट मैंने बताई थी आपको, 5 यूनिट, 5 का अपन 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आता है, 100 आता है। तो मतलब एक यूनिट से आपके कितने प्रश्न बनने वाले हैं, 20 प्रश्न बनने वाले हैं, और टोटल आपके 100 प्रश्न लाइब्रेरी साइंस के अंदर आने वाले हैं, जो 200 मार्क के रहने वाले हैं। अब इसकी डिटेल्स को देखो, कैसे इसका पैटर्न रहने वाला है। मैंने आपको बताया था कितने नंबर का, 200 मार्क का, ठीक है ना। अब 200 मार्क के लिए कितना टाइम मिलेगा अपन को, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, याद रखना कितने घंटे का, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 200 मार्क मतलब 100 प्रश्न आपको आने वाले हैं, क्लियर है। देखो ये 100 क्वेश्चंस, ठीक है, 100 प्रश्न आपको आने वाले हैं। अब देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको याद रखना नेगेटिव मार्किंग भी है। उस नेगेटिव मार्किंग में कितना है, 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/1/3 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद में एक गलत प्रश्न पर आपका इतना नंबर कट जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद में देखो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन का भी यहाँ कह सकते हैं कि रखा है। लगभग आपको, जैसे आप कोई भी ओबीसी जनरल से आप बिलोंग करते हो, तो आपको कितना, आपको 40% लाना जरूरी है, और दोनों पेपरों में लाना जरूरी है, याद रखना दोस्तों। ऐसा नहीं है आप जीके में 40% ले आए और इसमें आप वही 70% ले आए तो उनका
जीके में 35 ले आए उसमें 70 ले आए तो भाई करके कॉम्बिनेशन ऐसा ऐसा कतई नहीं होगा। आपको 40% इसमें लाना होगा और 40% उस पेपर में लाना होगा, और उसके साथ साथ इसमें 5% की आपको जो SC ST वाले होते हैं उनको छूट दी जाती है, ठीक है ना। तो उनको मतलब 35% लाना होगा। अगर वो 35% से कम लाते हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं, और कोई भी पेपर में लाते हैं तो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ऐसे करके ये जो है आपको पूरा डिटेल मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस है, कैसे आपको कह सकते हैं कि मेहनत करने की जरूरत है। तो साथियों 6 महीने हैं, मैं कह रहा हूँ 6 महीने आप लोग कतई हर चीज को भूल जाइए, बिल्कुल 6 महीने आप अपना त्याग करके देखिए। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपका जीके बेहतर है ना, और ये लाइब्रेरी साइंस में अगर थोड़ी सी भी कमजोरी है तो मैं उस कमजोरी को पूरा दूर करा दूंगा, और आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ वाकई हमें वो चीजें मिली हैं जो फालतू की चीजें नहीं थी, जो बकवास चीजें नहीं थी, जो कि हाँ आने वाली ही नहीं है और वो हम पढ़ रहे हैं और हमारा टाइम खराब हो रहा है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमें टाइम खराब कतई नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमें वो चीज ही पढ़नी है जो चीजें वास्तविक रूप से आने वाली हैं, और उन चीजों पर ही हमारा पूरा फोकस रहने वाला है। तो साथियों मेरा कहने का मतलब, मैं आपसे पिछले 1 घंटे से यही बात कहते आ रहा हूँ कि बस विश्वास आप लोगों का बना रहा तो मैं कह रहा हूँ कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सफलता की गारंटी मेरी है। गारंटी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पूरी मेहनत कराऊं और आप घर पे पढ़ो ही नहीं। आपको मैं कह रहा हूँ मैं आपको 2 घंटे की क्लास कराऊंगा तो आपको उसके लिए 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना होगा, तब जाके वो 2 घंटे की क्लास आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यदि आप जीरो से पढ़ रहे हैं तो। हाँ पुराने स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा दिक्कतें कम आएंगी, वो भले ही एक बार को थोड़ा सा, लेकिन इसमें एक मैन इंपॉर्टेंट बात और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि देखो साथियों, 100 नंबर आपके इसके हैं तो 100 नंबर ही आपके जीके के हैं। तो आपको ये नहीं कि भाई आप सब्जेक्ट पर ही बस पूरा अपना फोकस कर दें और जीके को आप भूल जाएं, कतई नहीं भूलना है। जीके को आपको इसी तरह पढ़ना है जिस तरह से आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ेंगे, तब जाके आप उस सफलता कर पहुंच पाएंगे, ये मेरा दावा है। आप दोनों पार्ट साथ लेके चलना, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो है, ये जो हमारा लाइब्रेरी साइंस वाला जो पार्ट है 100 नंबर का, उसमें से आपको मैं बेहतर नंबर दिलाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी अनुभव है साथियों, क्योंकि मैं भी बिल्कुल अभी नया लेटेस्ट जुड़ा हुआ हूँ चीज़ों से, अब तक मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ, अब तक मैं पेपरें दे रहा हूँ, तो मुझे इतना नॉलेज है कि पेपर कहाँ से आता है। और मेरी ऐसी बुक्स भी हैं, ओल्ड पेपर की बुक है मेरी लिस्पीडिया 2.0, है ना। लिस्पीडिया जो बुक है उसमें मैंने ओल्ड पेपर पे पूरा काम किया था, तो मुझे पता है कि भाई कैसे प्रश्न आते हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी डिटेल मुझे अंदाजा है। तो इसलिए उस अंदाजे का फायदा आप लोग जरूर लें, और मैं आप लोगों को, मैंने आपको चीजें बताई दी थी कि किस तरीके से चीजें आने वाली हैं। तो साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अब हमारा जो है कोर्स जो है स्टार्ट होने वाला है, मतलब पहला वीडियो जो है इसके बाद अपना स्टार्ट होएगा। पहले आपको सिलेबस की वीडियो देखना जरूरी था, है ना। आपको ये जरूरी इसलिए था क्योंकि सिलेबस को जब तक आप नहीं समझ पाते तब तक आप बिल्कुल पूरा पता ही नहीं रहता आपको कि आगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आपको कम से कम ये तो पता रहेगा। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप लोग सिलेबस को तो सामने रख के हमेशा चिपका लेना दीवार पे, भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है अपन को। ये नहीं कि आप रिसर्च पढ़ने लग जाओ, ये नहीं कि आप बिब्लियोमेट्रिक और भाई जाने क्या क्या मतलब पढ़ने लग जाओ और पता चले कि वही लाइब्रेरी साइंस में उनका तो भाई नेट लेवल के थे, उनका तो कोई अर्थ ही नहीं था। तो ऐसे टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है, आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो सिलेबस में दी हैं। सिलेबस बनाने वाले भी कोई पागल लोग नहीं बैठे हैं जो उन्होंने भाई बेसिक पूरा सिलेबस आप लोगों को भाई ये दिया तो ये ही पढ़ना है, ये नहीं कि भाई आप अदर चीज़ें पढ़ लें। ओवर स्मार्ट कभी मत बनना, हाँ स्मार्ट बनना पर ओवर स्मार्ट मत बनना, मेरा आपसे यही कहना है। तो साथियों धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आप लोग इस कोर्स से जुड़ रहे हो और मैं आपको पूरा बता ही चुका हूँ डिटेल। ठीक है साथियों, धन्यवाद।